नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आज हम बात करेंगे संविधान सभा और संविधान का निर्माण। तो इसके अंतर्गत हम प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। भारत की संविधान सभा, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, संविधान सभा की संरचना क्या थी, संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या रही, उसके अंतर्गत उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया, संविधान सभा की समितियां क्या थी, उसके अंतर्गत भी प्रारूप समिति जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। इसके बारे में चर्चा करेंगे। संविधान सभा को कब अंगीकरण किया गया, यानी कि कब अपनाया गया, कब लागू किया गया, और अंत में संविधान सभा की आलोचना और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संविधान सभा की पृष्ठभूमि क्या थी दोस्तों? सर्वप्रथम 1934 में एम एन राय द्वारा संविधान सभा का विचार रखा गया। इसके बाद क्या होता है, 1935 में कांग्रेस आधिकारिक रूप से ये मांग करती है कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। उसके 2-3 साल बाद 1938 में पंडित नेहरू जी ये मांग करते हैं कि स्वतंत्र भारत की जो संविधान सभा है वो सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित होनी चाहिए। और 1940 में अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेज सैद्धांतिक रूप से इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब जो ये शर्त थी अंग्रेजों की, ये द्वितीय विश्व युद्ध, इसको कांग्रेस ठुकरा देती है, भारतीय इसको ठुकरा देते हैं। और इसके बाद 1942 में क्या होता है, क्रिप्स प्रस्ताव आता है। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव आता है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध वाली बात अगस्त प्रस्ताव में कही गई थी। इसके बाद 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है। तो इस चीज को क्या होता है, इस चीज को मुस्लिम लीग नहीं मानती है। मुस्लिम लीग ये मानती है कि दो देशों के लिए संविधान होना चाहिए, वो अपने पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रहती है। और अंततः 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, जो कैबिनेट मिशन योजना, और उसके अंतर्गत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव होते हैं। और जो संविधान सभा का जो चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रांतीय विधान परिषदें थी उनके सदस्यों के द्वारा। ठीक है, और जो प्रांतीय विधान परिषदें थी या विधान सभाएं थी वो भी क्या थी, वो भी लिमिटेड फ्रेंचाइज यानी सीमित मताधिकार के आधार पर चुनी गई थी। उस समय दोस्तों 10% लोगों को ही मताधिकार दिया गया था। अब आगे बात कर लेते हैं संविधान सभा की संरचना। तो संविधान सभा में कुल 389 मेंबर थे, जिसमें 296 मेंबर जो थे वो क्या थे, ब्रिटिश भारत से थे, और 93 मेंबर रियासतों से थे। इनमें भी 292 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे, और प्लस 4 मेंबर जो थे उस समय कमिश्नरी चीफ कमिश्नरी प्रांत थे उनसे थे। ठीक है, तो चीफ कमिश्नरी प्रांत उस समय थे, कुर्ग था हमारा कर्नाटक में। ठीक है, अजमेर था, अजमेर, मारवाड़ा। ठीक है, मारवाड़ा। तीसरा हमारा दिल्ली था, और एक था बलूचिस्तान। कौन सा था, बलूचिस्तान था। इसको ब्रिटिश बलूचिस्तान बोलते हैं। तो 4 कमिश्नरी प्रांत है। ये उसी तरह से हैं दोस्तों जिस तरह से आज भी हमारे यहाँ क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जिनका जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है, और राष्ट्रपति जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उसके माध्यम से प्रशासन चलाते हैं, या फिर कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये तो हो गई बात संरचना की। तो संविधान सभा क्या थी, आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से मनोनीत थी। निर्वाचित कौन से थे, निर्वाचित ये 296 सदस्य थे, और मनोनीत कितने थे, 93 थे। ठीक है, और इनका भी जो चुनाव था वो किसके द्वारा किया गया था, विधानसभाओं के द्वारा, और विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। और विधानसभा स्वयं सीमित मताधिकार पर चुनी गई थी। ठीक है, यानी सीमित मतलब 10% मताधिकार ही था उस समय। आज तो सभी लोगों को, जो भी 18 वर्ष से ऊपर है, सभी को मताधिकार है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था दोस्तों। इसके बाद संविधान सभा की कार्यप्रणाली की बात कर लेते हैं। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, और इसी दिन जो मुस्लिम लीग है वो बैठक में भाग नहीं लेती है, और साथ ही साथ जो देशी रियासतें थी इनके सदस्य भी
भाग नहीं लेते हैं। ये भाग क्यों नहीं लेते हैं देशी रियासत वाले? क्योंकि इन्होंने अभी तय ही नहीं कर पाया था कि वो स्वतंत्र रहें या भारत में शामिल हों। तो पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 11 दिसंबर को 11 दिसंबर को चुनाव होते हैं, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना जाता है और एस.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का, संविधान सभा है यहाँ पे देख लीजिएगा, का उपाध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, और उसी समय क्या होता है, सर बी एन राव जो थे उनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं संविधान सभा में कितने सत्र आयोजित किए गए। तो कुल 11 सत्र थे, जो 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक संविधान सभा की बैठक चली। ठीक है, इतना समय लगा संविधान निर्माण में। अगर हम 24 जनवरी 1950 को भी जोड़ते हैं, जो कि अंतिम सत्र था, तो संविधान सभा के सत्र हो जाते हैं 12। ठीक है, तो कहीं कहीं 11 रहता है, कहीं कहीं 12 रहता है, पेपर के हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, संकल्प। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव या संकल्प। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, ये क्या थे, ये संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांत थे, जो दर्शन को निर्धारित करते थे, दर्शन पर आधारित थे। इनका उद्देश्य क्या था, इसमें यही बातें कही गई थी कि भारत जो होगा, स्वतंत्र भारत क्या होगा, गणतंत्र होगा, सभी को सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय मिलेगा, सभी को मौलिक अधिकार मिलेंगे, अल्पसंख्यकों पिछड़े वर्ग के लोगों को भी अधिकार मिलेगा, उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना बनता है, जिसको थोड़ा मॉडिफाई करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनाया जाता है। तो जो संविधान सभा थी उस समय क्या था, दो तरह से काम करती थी, एक तो संविधान निर्माण और दूसरा सरकार चलाना। यानी कि जो विधानसभा थी उस समय विधानसभा ही बोलते थे, जो संसद के रूप में काम करती थी। तो दो कार्य थे, इसको आगे हम पढ़ेंगे। तो संविधान सभा की जो समितियां थी, उसमें प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी, केंद्रीय शक्ति समिति थी, ठीक है, संघ संविधान समिति, इन दोनों के अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद आते हैं प्रांतीय संविधान समिति, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। देखिए, केंद्र की बात आए तो जवाहरलाल नेहरू, और प्रांत से संबंधित कोई भी समिति आए तो वहां पर सरदार पटेल आपका आंसर होगा। इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो थी प्रारूप समिति, और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, अब आती है पांचवी समिति। ये समिति थी मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति थी, सलाहकार समिति थी, और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सरदार पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं संविधान सभा की और समितियां क्या थी। जो मूल अधिकार जो समिति थी, इसकी भी दो उप समितियां थी, जिसमें मूल अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस और बीपीएससी में। इसके साथ ही एक नियम प्रक्रिया समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और साथ ही साथ संचालन समिति भी थी, कि संविधान का जो बैठकें होती हैं उनका संचालन किस तरह से किया जाए, उसके अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कुछ लघु समितियां थी। लघु समितियों में क्या था, संविधान सभा के कार्यों पर समिति थी, जीबी मावलंकर, इतना नहीं पूछा जाता है। कार्य समिति, ऑर्डर ऑफ प्रोसीजर, इसकी समिति जो थी के एम मुंशी थे। हाउस कमेटी थी, पट्टाभी सीतारमैया थे। और जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है लघु समितियों में, इस पर प्रश्न बनता है, ये थी राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई किताबों में जेबी कृपलानी रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, झंडा जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान के मसौदों पर जांच करने हेतु एक विशेष समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, ये बात कर ली हमने। अब आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है दोस्तों, जिसको बोलते हैं प्रारूप समिति या मसौदा समिति, और इसको पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं। कई जगह पांडुलेखन समिति भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, पांडुलेखन समिति भी इसका नाम है हिंदी में। ठीक है,
ये संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के लिए मुंबई से चुनाव लड़ते हैं, मुंबई से, और हार जाते हैं। इसके बाद वो मुस्लिम लीग के सहयोग से बंगाल से चुनाव लड़ते हैं और वहां से जीत कर आते हैं। लेकिन क्या होता है, 1947 में भारत का विभाजन हो जाता है और जो पूर्वी बंगाल का हिस्सा है वो पाकिस्तान में चला जाता है। इसीलिए फिर से जो बी आर अम्बेडकर की जरूरत इतनी थी कि फिर से उनको मुंबई से चुनाव लड़ाया जाता है। उस समय बम्बई बोलते थे, मुंबई नहीं था, तो बम्बई से चुनाव लड़कर आते हैं। ठीक है, और इसी के संदर्भ में बात कर लेते हैं, संवैधानिक सलाहकार कौन थे उस समय? तो बेनेगल नरसिंह राव, यानी कि बी एन राव, सर बी एन राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। और जो प्रारूप समिति थी, इसमें सदस्य कितने थे? तो दोस्तों कुल 7 सदस्य थे। कई बार प्रश्न बनता है कि डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कितने सदस्य थे? तो डॉक्टर अंबेडकर के अलावा 6 सदस्य थे, और डॉक्टर अंबेडकर को अगर गिन लिया जाए तो 7 सदस्य थे, और डॉक्टर अंबेडकर खुद इसके अध्यक्ष थे। अब इसमें जो सदस्य थे वो कौन कौन से थे? तो एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, यानी कि कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधव राव थे, और एन माधव राव को बाद में इस समिति का सदस्य बनाया जाता है क्योंकि बी एल मित्रा की जगह। ठीक है, टी टी कृष्णामाचारी थे। ठीक है, वो आते हैं डीपी खेतान की जगह, क्योंकि 48 में डीपी खेतान जी की मृत्यु हो जाती है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? दोस्तों रटने की जरूरत नहीं है, इसकी एक ट्रिक है। देखिए यहाँ पे क्या है, गोपाला स्वामी, ठीक है, यहाँ पे है कृष्णा, तो गोपाल कृष्णा भगवान कृष्ण के नाम है। के एम मुंशी यानी कि कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, ये भी भगवान कृष्ण का नाम है। ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद भी कौन है? राम है, कृष्ण है, मोहम्मद भी। ठीक है, माधव, माधव भी भगवान कृष्ण का नाम है, और टीटी कृष्णाचारी। ठीक है, तो जो इसमें भी कृष्ण है। ठीक है, तो जितने भी सदस्य थे, 6 सदस्य, उसमें कहीं ना कहीं ये नाम में समानता है, तो इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। अगर एग्जाम में आता है ऑप्शन में तो आप आसानी से इस चीज को आंसर चुन सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संविधान को कब अपनाया गया। तो दोस्तों फरवरी 1948 में संविधान का जो प्रारूप है उसको प्रकाशित किया गया। ठीक है, फाइनल। और 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप पर क्या किया गया? हस्ताक्षर किया गया अध्यक्ष ने। ठीक है, उस समय कुछ जो आर्टिकल्स थे हमारे, वो 15 आर्टिकल्स जो थे उसी दिन लागू हो जाते हैं, यानी कि 26 नवंबर को, और इसी दिन को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। लेकिन अब 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। ठीक है, संविधान दिवस मनाते हैं। शेष संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, हमने संविधान अंगीकार कब किया? 26 नवंबर को, लेकिन पूर्णतया लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी वो विशेष दिन था जब कांग्रेस ने गणतंत्र की यानी स्वतंत्रता की मांग की थी। तो स्वतंत्र तो भारत हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन अब दिन कोई बचा नहीं, तो इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का फैसला किया। इसीलिए जो शेष संविधान का जो भाग था वो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। और गणतंत्र से पहले 24 जनवरी 1950 को हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, और कब चुनाव किया जाता है? जो संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कुछ बातें आती हैं संविधान की आलोचना। तो संविधान की आलोचना आलोचना हमेशा नकारात्मक नहीं होती है, सकारात्मक भी होती है। तो संविधान सभा की आलोचना आती है कि संविधान सभा एक निर्वाचित निकाय नहीं थी, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा नहीं चुना गया था, क्योंकि इसके जो सदस्य थे वो सीधे निर्वाचित नहीं थे, इनको विधान परिषदों या विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा चुना गया था। दूसरा आता है, संप्रभु निकाय भी नहीं थी, क्योंकि इसका जो आदेश था वो ब्रिटिश आदेश था,
जो ब्रिटिश महारानी थी, उसने यह आदेश दिया था कि संविधान सभा बनाई जाए। संविधान बनाने में अनावश्यक रूप से लंबा समय लगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे इसको बनाने में। बहुत ज्यादा समय लगा दोस्तों। समय तो लगेगा ही, क्योंकि भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है। और चौथी आलोचना क्या होती है कि कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। ठीक है। तो जो ऑस्टिन है संविधान के जो आलोचक हैं, उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही संविधान सभा थी और संविधान सभा ही कांग्रेस थी। दोस्तों इसमें कोई आलोचना वाली बात नहीं है, क्योंकि उस समय क्या होता था कि मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान में चली गई थी, क्योंकि पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। कोई बड़ी पार्टी और नहीं थी, इसलिए कांग्रेस के सदस्य थे। और भी पार्टियां थी, लेकिन वर्चस्व जो मेजोरिटी थी वो कांग्रेस की ही थी। पांचवी आलोचना क्या आती? वकील और राजनेताओं का अधिक दबदबा था। ठीक है। उस समय जो वकील थे, राजनेता थे, बहुत ज्यादा दबदबा था। इसीलिए जो संविधान की जो भाषा है वो बहुत ज्यादा कठिन है। बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि आम लोगों के संविधान की भाषा नहीं समझ में आती है। इसमें मुख्य रूप से हिंदुओं का वर्चस्व था। ये भी कोई बहुत बड़ी आलोचना नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग तो अलग हो गई थी और पाकिस्तान अलग बन गया था, इसलिए मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान के संविधान में व्यस्त थी। लेकिन हिंदुओं का वर्चस्व था, लेकिन मुसलमान सदस्य भी बहुत सारे जो थे वो संविधान सभा में थे। ठीक है। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं। तो जो सर बी.एन. राव थे वो संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे दोस्तों। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। ये आईसीएस अधिकारी थे और इनको एक और देश बर्मा के संविधान को बनाने का श्रेय जाता है। बर्मा के संविधान को। ठीक है। इसके बाद ये जम्मू कश्मीर रियासत के प्रधानमंत्री भी बनते हैं और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसमें न्यायाधीश भी बनते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसमें भारत के पहले न्यायाधीश भी बनते हैं। इसके बाद और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? जो संविधान सभा में एकमात्र महिला जो थी, मुस्लिम महिला, वो थी बेगम एजाज रसूल। ठीक है। एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ठीक है। और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों? इस दिन 15 नए अनुच्छेद लागू किए गए। कब कब लागू किए गए? 26 नवंबर। ठीक है। 1949 को 15 आर्टिकल लागू किए गए। ठीक है। कौन कौन से थे ये आर्टिकल? पांचवा नागरिकता से संबंधित, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 60 राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित, क्योंकि इसको लागू करना जरूरी था, तभी राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता था। 324। ठीक है। 366, 367। ठीक है। इसके बाद 379, 380, 388 और 391। इसके बाद 392, 93, 393। इसके बाद ये 15 आर्टिकल थे, और ये आर्टिकल किसमें मेंशन थे? 380 में। इसीलिए कहीं कहीं क्या होता है, 16 अनुच्छेद की बात आती है। अगर इसको भी इंक्लूड कर लिया जाए, क्योंकि ये भी लागू हुआ था, इसके इतर भी जो आर्टिकल थे इसी में मेंशन थे, इसलिए 16 भी लिखा हुआ आता है, लेकिन मुख्य रूप से आप 15 मान के चलिए, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत की बुक जो है, पुस्तक है, उसमें 15 आर्टिकल मेंशन है। ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। अंत में बात कर लेते हैं, जो संविधान का जो निर्माण हो रहा था उसको लिखने का काम किसने किया? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे वो सुलेखक थे। ठीक है। देखिए कितनी अच्छी हैंड राइटिंग है। इन्होंने अपने हाथ से लिखा था संविधान को। ठीक है। तो ये मूल प्रतियां आज भी हैं, हमारे संविधान हॉल में रखी हुई है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा
सुलेखक थे? ये प्रश्न बनता है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा संविधान के सुलेखक थे, याद रखिएगा। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। अगर हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।